वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे क्या इंडिया एक एविएशन हब बन सकता है। ऐसा अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज रिपीटेडली इंडिया से जो उनका एयरलाइन कोटा है उसे बढ़ाने की डिमांड कर रही हैं कुछ समय से। चाहे वो यूएई हो, कतर हो, टर्की हो, सिंगापुर हो, सारे के सारे मेजर तरीके से डिमांड कर रहे हैं। अब इनमें यदि आप देखेंगे, एक ट्रेंड देखेंगे तो यूएई, कतर, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे के सारे ऑलरेडी एविएशन हब हैं और इनकी एक मेजर एयरलाइंस एग्जिस्ट करती है जो एक एविएशन हब्स की तरह से एक्ट करती है। बट इसी के रिगार्डिंग जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया अभी इसके लिए कोटा देने के लिए रेडी नहीं है, बट हम ओपन हैं कुछ कंडीशनैलिटीज के साथ। क्या कंडीशनैलिटीज है जो एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोला है कि सबसे पहले इंडिया कहीं पर भी पॉइंट टू पॉइंट ट्रैफिक देने में बिल्कुल नहीं हेजिटेट करेगी। क्या मतलब होगा इसका अभी समझेंगे अपन। और बट हब एंड स्पोक मॉडल पर वी विल नॉट गिव द मेजर कोटा टू एनी सच इंडस्ट्री। अब यदि समझते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, जो डायरेक्टली फ्लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक पॉइंट दिल्ली है, तो दिल्ली से कहीं और जाना है, लेट्स से यहां पर हो गया टोक्यो, ओवर हियर यू हैव मेलबोर्न, और यहां पर आप लेट्स से हो गया लेट्स से न्यूयॉर्क, हियर हो गया लंदन, एंड इस तरीके से हुआ। यानी कि कहीं पर भी किसी फॉरेन एयरलाइंस को आना है और पॉइंट टू पॉइंट सर्विसेज देना है, यानी दिल्ली टू लंदन हम आपको परमिट करेंगे। बट हो क्या रहा है, जो मैक्सिमम एयरलाइन जो बाहर फॉरेन वाली आ रही हैं वो हब एंड स्पोक मॉडल पर कनेक्टिविटी दे रही हैं। मतलब क्या है इसका, जैसे कि साइकिल की स्पोक्स होती हैं, वो क्या होता है एक पॉइंट पर कनेक्टेड रहती हैं और सेंटर पॉइंट जहां पर वो कनेक्टेड रहती हैं उसे बोलते हैं हब, एंड देयर आर न्यूमरल स्पोक्स टुवर्ड्स द हब। होता क्या है इस हब एंड स्पोक्स मॉडल में, ये एक मेजर कनेक्टिव पोर्ट होता है और बहुत सारे फीडर पोर्ट्स यहां पर एक्ट करते हैं। तो ये हब में सारे आसपास के मेजर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स यहां पर आके ट्रैफिक जो भी पैसेंजर्स रहते हैं उनको लैंड करती है, एंड फाइनली इस एयरपोर्ट से एक दूसरी कनेक्टिविटी फ्लाइट मिलती है टू द थर्ड डेस्टिनेशन। तो हियर आपको यहां से अलग अलग थ्रू आउट कनेक्टिविटी की फ्लाइट मिलती है। ऐसा कुछ यदि अपन दुबई के केस में समझें तो दुबई एक मेजर एविएशन हब है। यदि आप दुबई का मार्केट देखोगे तो दुबई की जो मेजर है फ्लाइट वो है एमिरेट्स। अब आप एमिरेट्स को देखोगे तो ये थ्रू आउट द ईस्ट एंड द वेस्ट एक हब की तरह एक्ट करती है, जहां पर किसी को वेस्ट जाना है तो वो इंटरनेशनली दुबई पर हॉल्ट करते हैं और दुबई से फिर फाइनली अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज एंड टू द अमेरिकन कॉन्टिनेंट वो जाते हैं। वाइस वर्सा यदि उनको वेस्ट से ईस्ट में जाना है तो भी दुबई एक एविएशन हब, एक सेंटर पॉइंट की तरह एक्ट करता है। इनफैक्ट आई वाज जस्ट ब्राउजिंग थ्रू द इंडिया का डेटा कि इंडिया से कितने लोग दुबई या यूएई, बेसिकली दुबई जाते हैं और क्यों जाते हैं। तो जितने भी जाते हैं आउट ऑफ दैट 60% जो रहते हैं वो दुबई के लिए हेडेड नहीं रहते हैं, दे आर हेडेड टुवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज और अदर वेस्टर्न कंट्रीज। जबकि केवल और केवल 40% हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूएई के लिए डेस्टाइन्ड रहते हैं। मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, दुबई की जो एमिरेट्स फ्लाइट है इंडिया के पॉइंट टू पॉइंट कस्टमर्स को कैप्चर कर रहा है। अब ट्रेडिशनली बिकॉज इंडिया इज नॉट अ एविएशन हब, हो क्या रहा है, ये सारे जो कस्टमर्स दुबई जा रहे हैं वो इंडियन फ्लाइट कैरियर से डाइवर्ट हो रहे हैं और इसी वजह से इंडिया अभी इनको परमिशन नहीं दे रही है अपनी फ्लाइट्स को बढ़ाने के लिए इंडिया से। दिस इज द कंटेक्स्ट। अब इसी पर यदि अपन समझते हैं कि क्या क्या इंडिया स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है कि इंडिया में एविएशन हब सेटअप हो और इंडिया एविएशन हब जो अदर हैं उनकी विक्टिम ना बने और इंडिया के कस्टमर्स बाकी एविएशन हब जैसे कि सिंगापुर, दुबई ना कैप्चर कर ले। तो सबसे पहले एक पॉइंट अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है कि इंडिया बहुत सारे लोगों को कोटा इंक्रीज नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ट्रैफिक के लिए ही परमिट कर रही है कोटा इंक्रीज का। होता क्या है, हर कंट्रीज के बीच में बाइलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं। ये जो एग्रीमेंट होते हैं ये नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी इसके अंदर होते हैं। इस बायलैटरल एग्रीमेंट में यह डिसाइड होता है कि कितनी फ्लाइट्स दो कंट्रीज के बीच में उड़ेंगी, उनके कितने शेड्यूल्स होंगे, कितने इंटरवल्स होंगे, इस तरीके की डिटेल्स इन बायलैटरल एग्रीमेंट्स में डिसाइड होती है।
तो जो एनसीएपी है यानी कि नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी जो लेटेस्ट 2016 में रिलीज हुई थी, उसमें एक मेजर प्रोविजन कहा गया है कि नियर डिस्टेंस को डिफाइन ऐसे किया है, जो 5000 किलोमीटर के अंदर है वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉरेन कंट्रीज की जो भी फ्लाइट रहेंगी उनको इंक्रीज करने की कैपेसिटी मिलेगी, यदि 80% जो कोटा ऑलरेडी अलॉटेड है वो डोमेस्टिक कैरियर्स फुलफिल करें। यदि ये कंडीशन मिलती है उसके बाद ही आपको कैपेसिटी ऑगमेंटेशन का मौका मिलेगा। बिकॉज जो मेजर एयरलाइंस हैं, कतर एयरलाइंस, वो तो तुरंत एक्सपैंड करने के लिए रेडी हैं, बस इस रूट में जो 80% क्राइटेरिया है डोमेस्टिकली इंडियन जो एयरक्राफ्ट जो है इंडिगो टाटा की जितने भी, ये सब पूरी नहीं कर पाए हैं, इसलिए फ्लाइट एक्सपेंशन नहीं मिल रहा है एंड दैट इज अ मेजर स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट टू कर्टेल इट। नेक्स्ट अपन बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट एक नेशनल हब पॉलिसी लाने की बात कर रहा है जो बहुत ही जल्दी 2024 में एक्सपेक्टेड है कि रिलीज हो जाएगी। इसके बाद प्रपोज है कि डिफरेंशियल चार्जेस लगाए जाएंगे। यदि हब एंड स्पोक मॉडल पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है तो सेम रहेगा, बट डिफरेंशियल चार्जेस यदि वाया फ्लाइट रहे देन डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन। इससे क्या होगा, जो इंडियन कैरियर्स हैं उनको ग्रो करने का एक मॉडल मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा, पायलट प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है जिसमें दिल्ली को एक मेजर एविएशन हब के रूप में बनाया जाएगा। इसी स्ट्रैटेजी के तहत नोएडा में भी एक मेजर एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो फाइनली दिल्ली का एक पैरासिटल एयरपोर्ट होगा, जहां पर दिल्ली को एयरपोर्ट को आईजीआई एयरपोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए यूज किया जाएगा विद टाइम। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं, यदि अपन इंडिया के एविएशन मार्केट के बारे में बात करते हैं और फिर अपन और टेक्निकल्स में समझेंगे, तो जो इंडिया का मार्केट है वो थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है। इनफैक्ट केवल और केवल यही मार्केट है जो प्री कोविड एरा से ओवरकम कर चुका है जितनी भी मेजर कंट्रीज में से है। ये प्री कोविड एरा से ज्यादा ग्रो कर रहा है। ऑन एन एवरेज 10% की ग्रोथ रेट लास्ट डेकेड में एक्सपीरियंस हुई थी। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एक मॉडल में के जरिए मैं आपको एविएशन सेक्टर की ग्रोथ बताना चाहूंगा। तो ये मॉडल दिया था रोस्टो जी ने। रोस्टो जी ने किसी भी इकोनॉमी के बारे में बोला था कि वो 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से पास करती है। सबसे पहला स्टेज होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, देन उसके बाद होता है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, देन कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ, ड्राइव ऑफ मैच्योरिटी एंड फाइनली एज ऑफ मास कंजम्पशन। जैसे जैसे कंट्री डेवलप होते जाती है इट इज मूविंग टुवर्ड्स फाइनली टुवर्ड्स द एज ऑफ मास कंजम्पशन। इस मॉडल में रोस्टो कहते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या होती है, जहां सिर्फ और सिर्फ मेजरली एग्रीकल्चर में कॉन्सेंट्रेट करती है, वहीं जैसे जैसे डेवलपमेंट टेक प्लेस होता है इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होती है। ये मॉडल को कैसे अपन एयरपोर्ट के सेगमेंट में समझ सकते हैं, तो इनका कहना था कि जैसे ही टेक ऑफ कंडीशन बिगिन होती है तब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा तेजी से सरकार करने लगती है। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट आता है एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट की देखरेख, एयरपोर्ट के टर्मिनल्स और बाकी एविएशन स्ट्रक्चर कंट्रीज बनाना स्टार्ट करती हैं। और ये क्या होता है, सिर्फ मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं, छोटे छोटे सिटीज यानी कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी एयरपोर्ट का नेटवर्क फैलने लगता है। इस वजह से इनका कहना है कि टेक ऑफ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स इवन मोर डेवलपमेंट, एविएशन सेगमेंट जो होता है बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है। ये एक मेजर मॉडल है। अब आप इसको समझिए, बिकॉज इंडिया टेक ऑफ स्टेज से आगे जा चुका है, इंडिया समवेयर इन दोनों के बीच में माना जाता है राइट नाउ है, अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से। तो व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट और बढ़ेगा इंडिया का एविएशन सेगमेंट और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि जो 10% ग्रोथ रेट है वो और ज्यादा एक्सेलरेट होगा। और ये आप समझ भी सकते हो क्योंकि सरकार इनिशिएटिव ले रही है, जैसे कि उड़ान स्कीम ले रही है। नाउ कैन यू गेट क्यों इन्वेस्टमेंट हो रहा है एंड हाउ डज इट रेजोनेट विथ टेक ऑफ, जो इन्होंने कहा था सरकार इन्वेस्टमेंट करती है। ये उड़ान क्या है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है जो सरकार ले रही है। यानी कि एविएशन सेक्टर इंडिया का सिर्फ बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहा है, आगे जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंडिया का एविएशन सेगमेंट और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन एक बेसिक, जैसे अपन ने देख लिया हब क्या होता है, जो बेसिकली एक कंट्री से अलग अलग जगह से
फीडर नेटवर्क्स डेवलप करता है और इस फाइनली इन फीडर नेटवर्क से एक मेजर डेस्टिनेशन की तरफ लीड करता है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ हब, एयरपोर्ट हब। यदि अपन देखें एयरपोर्ट हब बनाने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद अपन समझेंगे क्या इंडिया एक एविएशन हब बन सकता है। सबसे पहले यदि अपन देखें तो एक स्ट्रॉन्ग एयरलाइन का नेटवर्क होना चाहिए। जैसे कि आप दुबई के पीछे देखोगे बनने का क्या है, सबसे बड़ा है एमिरेट्स नेटवर्क, जो यूएई गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, स्पॉन्सर्ड है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आप यूएस से फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क से आते हो इंडिया, तो इंडिया आप लेट्स से दिल्ली में आते हो और आप इंडिया की फ्लाइट से नहीं आते हो, बट आप आते हो लेट्स से कोई और फ्लाइट से, एग्जांपल यूनाइटेड की फ्लाइट से आप आते हो। अब आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली टू सम अदर प्लेस, लेट्स से इंदौर में आप ट्रैवल कर रहे हो टू इंदौर। सो व्हाट हैपन व्हेन यू बुक अ फ्लाइट, तो अब यूनाइटेड का नेटवर्क दिल्ली में तो है नहीं, तो ये किसी और के साथ आपको फर्दर बुक करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंट्रीज एक इंडियन कंपनी के साथ अलाई कर लेंगे। जैसे यूनाइटेड की जो नेटवर्किंग है वो विस्तारा के साथ है, बट अब इस सिनेरियो में क्या होता है, यदि आप मान लीजिए कभी भी फ्लाइट लेट हुई तो कंपनसेशन विल नॉट बी पेड बाय यूनाइटेड, क्योंकि ये दो डिफरेंट एयरलाइंस हो गई। साथ ही साथ दोनों की टाइमिंग में सिंक नहीं होगा और अदर इश्यूज आएंगे। इसी वजह से होता क्या है, लोग एक कैरियर प्रेफर करते हैं जो इंटरनेशनली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ताकि जितने भी प्रोसेस हो, जैसे टर्मिनल चेंज नहीं करना पड़ेगा, स्टाफ जो रहेंगे वो सपोर्टिव रहेंगे, एक ही एयरलाइन के रहेंगे, तो उनको यदि लेट होती है तो जो बफर पीरियड, मेंटेनेंस पीरियड वो मिल जाएगा। इस तरीके की फैसिलिटी मिल जाती है। इस वजह से एक मेजर एयरलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद लोकल ट्रैफिक, लोकल ट्रैफिक मतलब कि एक बड़ा कैचमेंट एरिया होना चाहिए जहां से बहुत सारे लोग आए, बाहर के तो आए ही, लोकल लोग भी आसपास के ज्यादा आए। ये कैचमेंट एरिया इन केस ऑफ कंट्री लाइक इंडिया आसपास के स्टेट्स हो सकते हैं, या तो फॉर कंट्रीज लाइक या सिटीज लाइक दुबई ये पूरा का पूरा एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है, जहां पर पूरा का पूरा वेस्ट एशिया हो सकता है और इनफैक्ट साउथ एशिया भी हो सकता है इनका कैचमेंट एरिया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पोर्ट सही से होना चाहिए, एयरपोर्ट में कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, स्टाफ अच्छी होनी चाहिए, ताकि पूरा का पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो, जल्दी हो, इंडिया के एयरपोर्ट्स के जैसे नहीं कि 3-3 घंटा बाहर वेट करना पड़े। एंड फाइनली स्ट्रैटेजिक लोकेशन, दुबई क्यों आया, क्योंकि यदि आप देखोगे दुबई के डेवलपमेंट में इधर आता है यूरोप, इधर आता है एशिया और यहां पर आता है अफ्रीका। तीनों के तीनों में कनेक्टिविटी इशू बहुत जबरदस्त है। दुबई एक तरीके से सेंट्रल नोड है, इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा हेल्प मिली इस तरीके से। अब यदि अपन समझे कि इंडिया के केस में कितनी पोटेंशियल है, इन सारे क्राइटेरिया को यदि अपन देखते हैं और इंडिया की पोटेंशियल को एनालाइज करते हैं, एयरलाइन नेटवर्क तो इंडिया में स्ट्रांग हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया में जो दो मेजर एयरलाइंस आज की डेट में बची है, इंडिगो और टाटा। टाटा में भी 4 एयरलाइंस हैं आज की डेट में। मेजर प्लेयर जो है एयर इंडिया जो है और इंडिगो, ये दोनों मेजर प्लेयर्स बन चुके हैं। दोनों ने क्यूमुलेटिव मिला के 1500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जो इंडिया की मार्केट पोटेंशियल को दिखा रहा है और इनकी ग्लोबल लीडरशिप को दिखा रहा है। नेक्स्ट यदि अपन देखें लोकल ट्रैफिक, तो इंडिया का खुद ही इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, यहां पर भी कोई बात नहीं है। यदि अपन देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा इशू है जिसमें इंडिया मार खा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप मेजर एयरपोर्ट्स देखोगे, तो यदि अपन केस देखें मुंबई एयरपोर्ट का, मुंबई एयरपोर्ट दुनिया भर का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, बट इस एयरपोर्ट में अभी आप देखोगे तो 2 रनवे स्टैब्लिश हो गए हैं, बट अप टिल 2018 के आसपास तक सिर्फ और सिर्फ एक ही रनवे था। ये दुनिया का बिजीएस्ट एयरपोर्ट में वन ऑफ द ऐसे सिंगल एयरपोर्ट्स हैं जो इतने बिजी होने के बाद भी सिंगल रनवे है। अब इसमें भी जो मोस्टली रनवे यूज होता है वो एक ही रनवे यूज होता है, क्योंकि दूसरे वाले को मेंटेनेंस पर्पस के लिए रखा गया है, वो टी शेप में है। तो वन इज यूज्ड एंड द अदर वन इज लेफ्ट इन केस यदि मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी तो उसको यूज किया जा सकता है। ऐसा ही दिल्ली एयरपोर्ट में भी सिर्फ 2 ही है रनवेज, विच इज ओके, बट एक्सपेंशन की जरूरत है। बट यदि कुछ सेगमेंट्स में देखें, फॉर एग्जांपल यदि अपन देखें कुछ एरियाज में ऑलरेडी इंडिया रीजनल एविएशन हब की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे, यदि किसी को भी फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया से आसपास की कंट्रीज में जाना है, फॉर एग्जांपल नेपाल,
भूटान या इवन समटाइम म्यांमार की तो खैर डायरेक्टली फ्लाइट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया से, तो इन सब में जाना है तो साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, यहां से लोग पहले दिल्ली बॉम्बे ट्रैवल करते हैं, मुंबई या कोलकाता, और फिर टू द नेपाल या भूटान के जो भी पोर्ट में कैरी करते हैं, काठमांडू या पैरो। So what I'm telling to say it, at a regional level, India is already an aviation hub, but ये sufficient नहीं है क्योंकि number of tourists that are traveling to these Himalayan states is very limited. Next अपन बात करते हैं कैसे ये ग्रो किया जा सकता है और क्या challenges आएंगे। तो the positive thing that India has कि जैसे अपन ने देखा इंडियन एयरलाइंस थर्ड लार्जेस्ट है, किसके बाद, चाइना और यूएस के बाद, और अपन ने रोस्टो मॉडल के थ्रू समझा कि इंडिया का एविएशन मार्केट अभी और ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। तो ग्रोथ ऑफ इंडिया एयरलाइंस बिल्कुल ही बढ़नी है, और ऐसा अपन ने ग्राउंड लेवल पर भी देखा है जहां पर इंडिगो और टाटा की एयर इंडिया दोनों ही बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और एयरक्राफ्ट को ऑर्डर्स कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे लो कॉस्ट कैरियर्स हैं। इस वजह से क्या हो सकता है, यदि अपन एविएशन हब सेटअप करते हैं पर्टिकुलरली फॉर कंट्रीज लाइक जो आसपास की लो इनकम कंट्रीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो गए, अफगानिस्तान हो गए, ओवर इन द ईस्ट यदि अपन बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, साउथ में श्रीलंका, सिशलीस, मालदीव्स, ये साउथ के हो गए, ये सारी के सारे का कैचमेंट एरिया अपन बढ़ा सकते हैं यदि इसी लो कॉस्ट कैरियर मॉडल को अपन इंटरनेशनल सेगमेंट में रेप्लिकेट करें। इसके बाद जितने भी हैं एक मेजर एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया जा रहा है, इन ऑर्डर्स में भी जो नैरो बॉडी प्लेन्स है मैक्सिमम उनको ऑर्डर किया जा रहा है। अब नैरो बॉडी प्लेन्स में क्या है, भले कुछ डिसएडवांटेज है कि इसकी कैपेसिटी कम होती है, बट इसकी वजह से क्या होगा, फिर भी ये 5 to 8 आवर्स ऑफ ट्रैवल आसानी से कर सकती है, यानी कि जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि यूरोप, वो इन फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। तो एटलीस्ट फॉर अ 5 to 8 आवर्स हब इंडिया कुड इमर्ज एज अ ट्रांजिट एयरपोर्ट हब फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। बट देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अपन ने बात किया एयरपोर्ट की कैपेसिटी लिमिटेड है, अपन ने रनवे की बात करी, एक मेजर फैक्टर है। वाइड क्राफ्ट एयर बॉडी, जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं वो लिमिटेड है। ये लिमिटेड होने की वजह से क्या होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस यानी अमेरिका और ओवर हियर अपन एक्ट नहीं कर पाएंगे, वेस्ट और ईस्ट एक्सट्रीम्स में अपन एक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, इंटर टर्मिनल कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। फॉर एग्जांपल यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट देखोगे, आईजीआई एयरपोर्ट, तो आईजीआई एयरपोर्ट में T1, T2, T3 तीन टर्मिनल हैं। T1, T2 एक साथ हैं, ये दोनों T3 अलग है। तो T3 और T1 के बीच में ऐसे डिस्टेंस तो कुछ ज्यादा नहीं, आई थिंक 12 to 15 किलोमीटर्स हैं, बट आप मेन ट्रैफिक टाइम पे जाओगे सो 1 से 2 आवर्स आपको लग जाता है। अब आप इस कंडीशन में इमेजिन करो, यदि आप एक कनेक्टिविटी फ्लाइट पकड़ते हो, आपके पास कोई मेट्रो नेटवर्क नहीं है उसको कनेक्ट करने के लिए, आप खुद अपने सोर्सेस से जाते हो पहली बात। उसके बाद जब आप खुद से जाते हो तो आपको फिर से सिक्योरिटी चेक इन कराना पड़ता है, और इस प्रोसेस में फिर डिले होती है, फिर लंबी लाइन यानी 2 से 3 घंटा दिल्ली के एयरपोर्ट में बाहर लाइन लगना, पूरा प्रोसेस कैरी ऑन करना, और कितने हैसल्स होंगे। दैट इज वन मेजर इशू। कनेक्टिविटी होगी तो शायद 7 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, 8-10 किलोमीटर। नेक्स्ट है पॉलिसी एंड रेगुलेशन। जैसे एक मेजर प्रॉब्लम जो इंडिया में फेस होती है, एयरपोर्ट जो फ्लाइट का टर्बाइन फ्यूल है वो सबसे ज्यादा वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स है इंडिया में, ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद अभी एक चैलेंज देखा जा रहा है, डुओपोली मर्ज हो रही है। जैसे अपन ने देखा सिर्फ और सिर्फ टाटा वर्सेस इंडिगो फ्लाइट का सिनेरियो हो गया है, तो हो सकता है आगे में प्राइस में कंपटीशन की वजह से प्रॉब्लम हो जाए और प्रीडेटरी प्राइसिंग देखी जाए। ऐसा कुछ भी देखा जा सकता है फ्यूचर में, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन में हुआ था। फाइनली ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जैसे एयरपोर्ट में सफिशिएंट स्टाफ नहीं है, CISF के स्टाफ नहीं है, उसके बाद ग्राउंड हैंडलिंग में डिलेस होती है, स्किल मैन पावर की कमी है, एयर ट्रैफिक मैनेजर्स की कमी है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं। कंपटीशन, जैसे कि ऑलरेडी जो एविएशन हब्स हैं जैसे कि दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, इनकी जो फ्लाइट नेटवर्क है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, इनकी जो फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस वजह से ऐसे सिनेरियो में इंडिया को इमर्ज करना एक मेजर चैलेंज रहेगा। इसके बाद जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप अभी का देखेंगे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है इस सिनेरियो में जहां पर ऑलरेडी इतना एक्सट्रीम पोलराइजेशन है, वो एक डाउट करता है। और देयर आर अदर पॉइंट्स लाइक डोमेस्टिक फेयर्स ज़्यादा हैं, रेगुलेटेड हैं कहीं कभी कभी, और फाइनली लो कॉस्ट कैरियर होने की वजह से आप इंटरनेशनल लग्जरी सेगमेंट को कितना केटर कर पाओगे, ये डाउट है। और पर्टिकुलरली पॉइंट टू पॉइंट रूट में इनकी सूटेबिलिटी है, बट
क्या लो कॉस्ट कैरियर हब मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं? इसमें इनकी लिमिटेड है क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाता है ना, कनेक्टिंग हो उसके बाद आपको सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, टाइम डिफरेंस। तो पॉइंट टू पॉइंट मॉडल में तो लो कॉस्ट कैरियर बढ़िया काम है, लेकिन एयर जो हब मॉडल में इसकी लिमिटेशन आ जाती है। क्या करा जाए? इंडिया को यदि एविएशन हब की तरह स्टैब्लिश करना होगा तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ अलाइन करना होगा। जैसे कि अपन ने एक एग्जांपल देखा कि क्या इस जो टर्मिनल्स हैं T1, T2 और T3 के बीच में कुछ मेट्रो नेटवर्क स्टैब्लिश किया जा सकता है, कुछ इस तरीके का हो। इसके बाद कुछ और फैसिलिटेटिव प्रोविजंस दिया जाए, जैसे कि अपन ने एक ऑलरेडी देखा था कि फॉरेन और डोमेस्टिक फ्लायर्स के बीच में एक डिफरेंशिएशन ऑफ रेट करा जाएगा, ट्रांजिट वीजा की फैसिलिटी बढ़ाया जाए, एयर इंडिया और इंडिगो के ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी चैलेंजेस हैं सब आप पॉइंट्स यहां पर लिख सकते हो और एक एक एग्जांपल हो जाएगा सबका। एयरपोर्ट के स्ट्रक्चर को बढ़ाना, सिक्योरिटी बढ़ाना, इंटरनेशनल सेंटर्स स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मूव करना एंड सो ऑन। So that's all for this topic. Thank you.